नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ लड़ाई इन दोनों देशों को यानी अमेरिका और इसराइल दोनों को भारी पड़ती दिख रही है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरह के वो आदेश दे रहे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किस मनः स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों में उनके अपने जो तमाम सहयोगी हैं वो उससे अलग राय रख रहे हैं। और ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट को पर ईरान की धमकी को इग्नोर करो। कई कुछ जहाज वहां से, टैंकर्स वहां से निकलते हैं और इन टैंकर्स को ईरान ध्वस्त कर देता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप के जो बयान है, ट्रंप की जो गतिविधियां हैं, वो अमेरिका के लिए कहीं आत्मघाती साबित तो नहीं होती जा रही हैं। इधर ईरान के ताजा तरीन हमलों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है इसराइल को भी और अमेरिकी ठिकानों को भी जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं। और युद्ध को रोकने की कोशिशें भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से बढ़ रही हैं, लेकिन ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं कि हमारी शर्तों पर ही लड़ाई रुकेगी, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी और हम जितनी लंबी हो सकती है लड़ाई को खींचने में हम सक्षम हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों अब इस लड़ाई को आगे खींचने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है लड़ाई युद्ध को लेकर? ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? ताज़ा हमले कहाँ पर हुए हैं? किस तरीके के नुकसान हुए हैं? उन पर बात करते हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? अब इस लड़ाई में लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयान अब काफी चर्चा में आने लगे हैं कि किस तरीके के वो बयान दे रहे हैं जिन बयानों से कोई मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने ईरान को धमकी दी है और ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की हिदायत दे रहे हैं वहां पर टैंकर्स को, और वो टैंकर्स ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर आई है कि CIA के एक पूर्व डायरेक्टर हैं जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ईरान पर स्कूल में जो हमला हुआ था जिसमें 168 लोगों की, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, उनकी जान गई है, वो हमला शायद अमेरिका ने ही किया हो। एक बड़ा सवाल अब ट्रंप के ऊपर यह भी उठ रहा है, अमेरिकी सेना के ऊपर। तो ताज़ा तरीन क्या और खबरें हैं और हमले की? समीर जी, ताज़ा तरीन हमले की खबरें ये है कि एक तो पूरी रात जो है पूरी फारस की खाड़ी में ईरान ने ज़बरदस्त बमबारी की है समुद्र में, मतलब जो समुद्री इलाके हैं उनमें। इराक में पोर्ट पे उसने हमला किया, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से उसने हमला किया। पर्शियन गल्फ में 2 टैंकरों पर उसने अटैक किया। अमेरिकी स्वामित्व वाले टैंकर थे ये जिन पर उसने हमला किया। कुवैत में 3 स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला किया। और जो सैटेलाइट इमेज उसमें साफ दिख रहा है कि फुजैराह के तेल जोन, शारजाह का इंडस्ट्रियल एरिया और कुवैत के अल सलेम बेस पर हमले हुए हैं। दुबई के क्रीक हार्बर जैसे रिहायशी इलाकों में ईरानी ड्रोन हमलों ने पेंटागन की नींद उड़ा दी, ये साफ तौर पर देखने में आया। और इराक से लेकर सऊदी अरब तक जो है ये उसके तेल टैंकरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ईरान जो है वो आर पार की जंग की मूड में है। उसने साफ तौर पे कह दिया है, 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप कोई अब युद्ध रोकने वाला नहीं होता है, नो सीज फायर, ये जंग जारी रहेगी और हम अपने हर हमले का बदला लेंगे। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जंग अब ऐसे नहीं रुकेगी, ये तभी रुक सकती है जब आप जो इसका हम बदला लेंगे पहले तो, दूसरा आपने हमारा जो नुकसान किया उसकी आप हर्जाना देंगे और ये रिटन में आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आगे से आप ऐसी कोई नीच हरकत नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने कह दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और वहाँ के राष्ट्रपति रूस के, उनके साथ बातचीत करके ये बातें साफ तौर पर कह दी हैं डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने। तो ये साफ तौर पर देखा रहा है। और जो हमले हो रहे हैं, ये हमले जो हैं समीर जी, अब उसने समुद्र को जो है खास तौर से हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास जो समुद्र की इलाके हैं वहां अब उसने हमले करना शुरू कर दिए। तो अब अमेरिका की कमर एकदम से टूट गई है बुरी तरीके से। कई युद्धपोत भी उसके तबाह हुए हैं और टैंकर जो है वो तबाह हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। ट्रंप साहब की एकदम से कहा जाए हलक में जो है आ गई है जान जो है, और ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम पिट रहे हैं और ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम ईरान को ठीक कर देंगे। अब कह रहे हैं कि हमने हमारे जो सैन्य लक्ष्य थे वो हमने हासिल कर लिए और जल्दी अब युद्ध खत्म हो जाएगा। कल तो उन्होंने एक बयान दिया वो कि हम तो लड़ाई जीत गए हैं और हमने तो 1 घंटे में ही लड़ाई जीत ली थी। और यहाँ और पिछले कई दिनों से लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि आज रात सबसे बड़ा हमला होगा, लेकिन हर रात के बाद जब सुबह होती है तो ईरान तमाम अमेरिकी बेसों पर बुरी तरीके से
से हमले किए रहता है वो नजर आता रहता है। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ये सारे बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब तो कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं। ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है और खुद ट्रंप जिस तरह से घिरे नजर आ रहे हैं अपने देश में भी और वैश्विक स्तर पर भी, ईरान तो उनके ठिकानों पर हमले कर ही रहा है। इस तरह के बयान उनके जो आ रहे हैं अब उसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। हाँ, उसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं समीर जी। और ये जो हमले हो रहे हैं अब और जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं, अब इससे एक चीज़ साफ समझ आ रही है। तो ये है कि अब इजराइल जो है उसने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उसके यहाँ हमले ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं समीर जी। और वहाँ ये स्वीकार किया गया है कि कल रात में जो है उसने हिजबुल्लाह ने उस पर हमले किए हैं काफ़ी ज़्यादा, करीब 150 रॉकेट दागे। जी, 150 रॉकेट उसने दागे हैं और ये उसने स्वीकार कर लिया है, एक तरह से कहा जाए इजराइल ने, कि 150 रॉकेट उसने दागे हैं और एक मिसाइल जो है वो दागी है ईरान ने। तो ये उसने इजराइल ने स्वीकार किया और बताया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये साफ तौर पर देखा जाता है। इधर जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उस पर भी थोड़ी देर पहले अफरा तफरी मच गई, वहाँ ईरानी मिसाइल से हमला जो था वो हुआ, उसके बाद जो है वो लोग भागने लगे और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब बहरीन में जो US की 5th फ्लीट तैनात है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, वहाँ से धुआं और आग का गुबार जो है वो देखा जा रहा है। और ईरानी इलाके से करीब 200 किलोमीटर दूर और अमेरिकी ज़मीन से 10,000 किलोमीटर दूर अगर कहा जाए तो ये अब सेंटर जो है वो ईरान ने बना दिया है अपने हमलों का। यहाँ जितने भी अमेरिकी बेस हैं उन पर ज़बरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं और ईरान के युद्धपोत और टैंकर हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये हमले लगातार जारी हैं और किस तरह से वहाँ पर, और ये भी कह दिया है ईरान ने कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने पाएगा बिना उसकी अनुमति के। और इधर ट्रंप ने वहाँ पर एक तरीके से प्रोत्साहित किया या उनको कहा ट्रक ऑपरेटर्स को, जो टैंकर ऑपरेटर्स हैं, कि आप लोग ले जाइए, ईरान की धमकी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये ले जाने लगे तो फिर 2 टैंकर तबाह कर दिए गए। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बात अगर कह रहे हैं तो उनकी बात का कोई महत्व भी है या नहीं है, और अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उस बयान को लेकर कितना उनके यहाँ उनकी सरकार, उनके अपने जो सेना है, आर्मी है, वो कितनी गंभीर है। तो बहुत सारे सवाल ट्रंप को लेकर उठ रहे हैं। ट्रंप अपने देश में भी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं और इधर ईरान लगातार हमले कर रहा है। एक और नई बात पता लगी है कि CIA के जो डायरेक्टर रहे हैं पेट्रियस, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस स्कूल पर हमला हुआ है वो हमला अमेरिका ने ही किया है, अमेरिका की ही मिसाइलें हैं। और अगर ये बात साबित होती है अमलेंदु जी तो ये बहुत बड़ा एक अपराध होगा, युद्ध अपराध होगा। यानी इस तरह का युद्ध अपराध जो इस्राइल करता रहा है, जिसके लिए नेतन्याहू युद्ध अपराध के दोषी पाए भी गए हैं, अब उस युद्ध अपराध के दोषी डोनाल्ड ट्रंप भी पाए जाएंगे और पद छोड़ने के बाद भी वो इस अपराध से बच नहीं पाएंगे। तो एक बड़ी मुसीबत में वो घिरे हुए हैं। और CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं, तो पूर्व डायरेक्टर है, वर्तमान नहीं है वो, लेकिन उनका कहना भी, उन्होंने पूरा एक सीक्वेंस बताया है उस इंटरव्यू में कि किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो हमला अमेरिका ने किया था। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बिल्कुल बताया जा सकता है। और ये लगातार बातें हो रही है और ट्रंप से सवाल पूछे भी गए कि भाई आप कह रहे हैं कि वो ईरानियों ने थे वो मार दिए, खुद ही उन्होंने हमला किया होगा, तो भाई ये मिसाइल तो ईरान के पास है ही नहीं, ये तो सिर्फ अमेरिका के पास है। जी। तो ये तो इसका मतलब इसमें अमेरिका शामिल है और ये आ रहा है सामने। वहाँ अब इसकी मांग हो रही है, वहाँ के तमाम सीनेटर जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो कि ये हमला कैसे हुआ, और अगर ये हमला यहाँ से किया गया है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब घिरे हुए नजर आएंगे इसमें ट्रंप। और ट्रंप भी अब युद्ध अपराध के दोषी जो हैं वो ठहराए जा सकते हैं और उन पर भी मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल सकता है समीर जी। तो वही स्थिति हो जाएगी ट्रंप की भी, जो स्थिति इस समय नेतन्याहू की, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ ट्रंप घिरे नजर आ रहे हैं और कानूनी जद में भी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है इस लड़ाई में, उस जद में न केवल नेतन्याहू है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। लेकिन ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तमाम सीनेटर लगातार बयान दे रहे हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से आपको उन अलग अलग सीनेटर्स की बात पहुंचा रहे हैं और उन सारे सीनेटर्स का ये कहना है कि जो ये लड़ाई है इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था और ये ट्रंप की निजी लड़ाई है जिसमें उन्होंने अमेरिका की सेना को और अमेरिका को झोंक दिया है। बिल्कुल समीर जी, और लगभग सीनेट के US सीनेट के सभी डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को
और उसमें ईरान में लड़कियों के स्कूल पर एयर स्ट्राइक की तेजी से जांच की मांग की गई है, जिसमें लगभग 165 या 168 बच्चे जो थे वो काल कवलित में वो उनका निधन हुआ था। 46 सीनेटरों के साइन वाले इस पत्र में कहा गया है कि ज़्यादातर पीड़ित 7 से 12 साल की लड़कियां थीं और यह भी बताया गया कि ना तो यूएस और ना ही इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सांसदों ने पूछा कि क्या यूएस सेना ने हमला किया, आम लोगों की मौत को रोकने के लिए सेना क्या कदम उठाती है, क्या ऑपरेशन में एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया था, ये पूछा। और कल ही समीर जी जो वहाँ का यूएस सेंट्रल कमांड है उसके प्रवक्ता हैं ब्रैड कूपर, उन्होंने स्वीकार किया है वक्तव्य देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ हमने इसमें एआई का इस्तेमाल किया है। तो अब ये बड़ा मसला बनता चला जा रहा है कि आप युद्ध में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किस खतरनाक मोड़ पर जो है आप युद्ध को ले जाना चाहते हैं। तो ये जो युद्ध के भी एक नियम कायदे कानून है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके। हाँ, उधर इसराइल जो है वो लेबनान पर फास्फोरस बम से हमले कर रहा है और इधर किस तरीके से बच्चों के स्कूल पर हमले हो रहे हैं और एआई का किस तरह से इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का तो उल्लंघन कर ही रही हैं, ये एक अपराध की श्रेणी में भी आती हैं और उस अपराध की जद में डोनाल्ड ट्रंप भी अब आते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके पेट्रियस कह रहे हैं कि ये हमला जो स्कूल पर किया गया था जिसमें 168 लोगों की बच्चों की जान गई थी, वो हमला अमेरिका ने किया था। तो ये बहुत सारी नई बातें जो पता लग रही हैं और इधर बीच कई हमले जो इन खाड़ी के देशों में हुए हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, सहयोगी इस सेंस में कि वहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। सऊदी अरब का कहना है कि वहां पर कई हमलों को कई वहां पर उस पे मिसाइल से हमले हुए हैं, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया। पर सऊदी अरब ने यह नहीं बताया कि ये हमले ये जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं वो कहां से छोड़ी गई हैं, उसको लेकर भी संदेह है कि कहीं ये इजराइल या फिर अमेरिका के से ही तो नहीं छोड़ी गई हैं, क्योंकि ईरान ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली है और ईरान जो करता है समीर जी उसकी जिम्मेदारी ईरान लेता है। हाँ। और इसीलिए ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अब ये समीर जी कुवैत जो है, वहाँ कुवैत की जो रक्षा मंत्रालय है उसके प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि आज सुबह कुवैत के दक्षिण में रिहायशी बिल्डिंग को ड्रोन ने निशाना बनाया और कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी हैं उसके प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि इस घटना में 2 लोग घायल हो गए और सामान का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि घायलों का अभी ज़रूरी इलाज चल रहा है, लेकिन ये हमला किसने किया इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इधर कतर का रक्षा मंत्रालय जो है उसका कहना है कि ईरान ने खाड़ी देश पर कई ड्रोन के साथ 9 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, यानी कतर पर हमले किए हैं ईरान ने, ये कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा है। और उसका कहना है कि एयर डिफेंस ने एक प्रोजेक्टाइल को छोड़कर सभी को रोक लिया जो सुनसान इलाके में गिरा और कोई हताहत नहीं हुआ, ये इनका कहना है। लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हमले वहाँ हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इजराइल जो है उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो लेबनान के हिजबुल्लाह ने तो एक तो कहा कि उसने गुरुवार को यानी आज सुबह जो है इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस पर मिसाइलें दागी, ये हिजबुल्लाह ने कहा। तेल अवीव में सब अर्ब में मौजूद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने गिलिलॉट बेस जो 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है उसको एडवांस मिसाइलों की बौछार से निशाना बनाया। उत्तर इजराइल में कम से कम 150 रॉकेट दागे। ईरान ने इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में मिसाइलें लॉन्च की और बुधवार शाम को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर घंटों तक रॉकेट और ड्रोन दागे, जिससे लाखों इजरायली बार-बार शेल्टर में गए। तो ये है। और रात करीब 8 बजे लेबनान से 100 रॉकेट दागे गए जब ईरान की मिसाइल ने देश के बीच के इलाके को टारगेट किया। ये स्वीकार किया है इजराइल ने और ये कहा है कि मतलब जो ईरान जो है वो उसकी मिसाइलें जो है देश के उत्तर और दक्षिण को उन्होंने टारगेट किया है। तो ये समय की समीजी कुछ और बड़ी खबरें हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं कि यानी रात भर हमले हो रहे हैं और इसराइल पर न ईरान से की तरफ से हमले हो रहे हैं और उधर हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसको इसराइल ने खुद स्वीकार किया है। अब धीरे धीरे इसराइल की खबरें और वहां पर जो नुकसान हो रहा है, वहां हताहतों की संख्या, हालांकि हताहतों की संख्या को लेकर इसराइल की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो दिख रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें वहां पर ध्वस्त हो गई हैं और खंडहर में तब्दील हो गई हैं, उसको देखकर लगता है कि बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हो रहा है और वहां की जो आर्मी है, सेना है, उसको सबसे ज्यादा उनके ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। तो एक बड़े नुकसान की, और चूंकि वहां पर सेना जो सरकार है यानी बेन्यामीन नेतन्याहू की कैबिनेट के किसी मंत्री का कोई बयान फिलहाल आता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहां है नेतन्याहू के साथ साथ क्या
उनकी पूरी कैबिनेट भी हवा में उड़ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब जिस तरीके से हमले आ रहे हैं और इजराइल की तरफ से उन हमलों का जवाबी कार्रवाई भी अब नहीं हो पा रही है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये भी लग रहा है कि अमेरिका ने भी अब उस तरीके से जो अटैकिंग पोजीशन थी उसमें भी अब कमी ला दी है। हाँ। ईरान के हमलों को देखते हुए, ईरान के हमलों को देखते हुए, क्योंकि समीर जी अब वो ईरान सीधा सीधे हमले जो कर रहा है, वो सीधे सीधे हमले कर रहा है वो अब उसके तेल टैंकरों पर। और ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है अमेरिका के लिए। एक तो टैंकर जो है आसानी से बनते नहीं है, समय लगता है बनने में, और टैंकर ही अगर तबाह होने लग जाएंगे तो ये क्राइसिस जो है वो अमेरिका में हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये एक बड़ा खतरा जो है वो ट्रम्प साहब को लग रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से उसने बेस तबाह किए हैं अमेरिका के, ये बेस जो तबाह हो रहे हैं, तो इससे अमेरिका की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब तो इसने सीधे सीधे मतलब उनकी कमर तोड़ के जो है रख दिया। अभी तक तो हालांकि अभी भी ट्रम्प साहब जो हैं वो बकवास करने से चूक नहीं रहे। अभी भी उनका कहना है, धमकी दी है उन्होंने कि यूएस जो है ईरान को फिर से बनाना लगभग मुमकिन बना सकता है। ये उन्होंने कहा कि और ईरान जो हार की कगार पर है, ये कहना है उनका ट्रम्प साहब का। और अमेरिकी हमले उसे फिर से बनाना लगभग नामुमकिन बना सकते हैं, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन इसका जवाब जो दिया गया है समीर जी, और हालांकि उन्होंने कहा भी कि अब जल्दी जो खत्म हो सकता है युद्ध, चूंकि हमने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए। इसके जवाब में जो ईरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसने साफ तौर पर जवाब दिया है। और उसने कहा है कि हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, और जब तक हम जीत नहीं हासिल कर लेते, हम तब तक नहीं रुकेंगे। हमारे दुश्मनों के लिए बुरी खबर यह है कि ईरान के हमले लगातार जारी रहेंगे। ये साफ तौर पर जो है ईरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर उसने कहा है। और कहा है कि जो ये खबरें आई, खासतौर CNN ने खबर चलाई कि साहब वहाँ उसने नेवल माइंस जो बिछा दिए, समुद्र में माइंस बिछा दिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेवल माइंस की बातें सिर्फ मनगढ़ंत अंदाजा है। तेल की कीमतों के टिक टिक करते टाइम बम पर ज्यादा ध्यान दें, जो बढ़ रही है, ये भी वहां पर संभावना जताई जा रही है कि तेल की कीमतें $200 भी पार कर सकती हैं, जिस तरीके से वहां पर संकट दिखाई पड़ रहा है। और ये तेल की कीमतें बढ़ना, तेल की क्राइसिस होना, इसको लेकर अब खाड़ी के देश भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। बड़ा संकट है और इन सब का दबाव पड़ रहा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और इसके अलावा वहां के जो सीनेटर्स कह रहे हैं, तो कुछ और सीनेटर्स ने अपनी बातें कही हैं, उन्होंने बयान जारी किए हैं, उनको भी सुनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय दबाव महसूस कर रहे हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इस दबाव का असर उन पर दिखाई पड़ रहा है। कभी एक बयान दे रहे हैं, कभी दूसरा बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, कभी कहते हैं कि लड़ाई के लिए हमारे सलाहकार जिम्मेदार हैं, कभी कुछ और बात करते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान हार गया, ईरान खत्म हो गया, उसके बाद कहते हैं कि अब सबसे बड़ा हमला हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। आज रात सबसे बड़ा हमला होगा, 3 बार कह चुके हैं सबसे बड़ा हमला होगा। लेकिन वो हमले जो होते हैं वो मालूम पड़ जाते हैं कि टाइम फिक्स हो जाती है, चूंकि अब हमले कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि जबरदस्त तरीके से पिट रहे हैं। अब समीर जी, जो बहरीन का गृह मंत्रालय है, उसने अब कुछ फुटेज जारी किए हैं, और उस फुटेज में उसने दिखाया है कि जो यूएस का नेवी का 5th फ्लीट है, उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया, और जो फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें भीषण आग लगी हुई है। उसके फुटेज अब बहरीन के गृह मंत्रालय ने जारी किए, यानी स्वीकार कर लिया है बहरीन ने कि अमेरिकी अड्डे पर हमले हुए हैं, और जो उनका स्टोरेज था फ्यूल का, उस पर जो है वो आग लगी हुई है। ये बहरीन के गृह मंत्रालय ने, वो गृह मंत्रालय जो है उसने उसके फुटेज जारी करके इस बात को स्वीकार किया। जी बिल्कुल। और अभी 2-3 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि बहरीन के एक होटल में जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे, 32 अमेरिकी सैनिक थे, वहां भी टारगेट किया, हमला किया, और वहां पर कई सैनिकों के हताहत होने की खबरें आई। लेकिन अमेरिका की ओर से उस हमले को स्वीकार किया गया। ये भी कहा गया कि वहां पर अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन हताहतों की संख्या में के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये ईरान को इस तरह से सटीक रिपोर्ट, सटीक खबरें, यानी किस खुफिया तंत्र से मिल रही हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। और सीधे कहा जा रहा है कि इस रूस और चीन इस मामले में उसकी जबरदस्त मदद कर रहे हैं। हाँ, रूस और चीन उसकी तो साफ कहा है। हाँ, रूस ने तो साफ कहा है कि और ये साफ तौर पर जो ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने तो कल बयान दिया था, हम लोगों ने उसको बताया भी था कि रूस जो है अपने सैनिक भेजेगा नहीं भेजेगा, ये तो पता नहीं भेजेगा, लेकिन उनका ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन समीर जी, कल जो है
ट्रंप साहब से अकल नहीं, बल्कि आज ही ट्रंप साहब से एक सवाल पूछा गया और एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा। देखिए बड़ा मजेदार उसका जवाब है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, कहाँ तो आप कह रहे थे कि रिजीम चेंज कर दो ईरान में, और कहाँ रिजीम चेंज का खतरा है ट्रंप साहब का खुद का। उसने, रिपोर्टर ने पूछा कि अगर ईरान हम पर पलटवार करने की कोशिश करता है तो क्या आपको बताया गया है कि अभी यूएस के अंदर कितने ईरानी स्लीपर सेल हो सकते हैं? तो ट्रंप ने बताया कि मुझे बताया गया है और बहुत से लोग बाइडेन की बेवकूफ़ी भरे खुले बॉर्डर के जरिए आए, लेकिन हम जानते हैं कि उनमें से ज़्यादातर कहाँ हैं। यानी वो जानते हैं कि कहाँ है, लेकिन उन्हें मालूम है कि स्लीपर सेल हैं ईरान के अंदर घुसे, स्वीकार किया है। तो आपके स्लीपर सेल तो वहाँ नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ जो है उनके स्लीपर सेल हैं, ये आपको मालूम है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये ट्रंप साहब का जवाब है। जी बिल्कुल, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जवाब है, और डोनाल्ड ट्रंप के जवाब जिस तरीके से आ रहे हैं, उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सब के बीच में कुछ जो सीनेटर्स ने नए अपने बयान जारी किए हैं, उनको भी सुनते हैं और क्या कुछ कहा है। जी बिल्कुल समीर जी, उनको भी सुनते हैं, सीनेटर्स को भी। और लेकिन इस बीच एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं और जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं, प्रोफेसर जॉन मियर शाइमर। तो उन्होंने कहा है बहुत साफ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ग्राहम स्कूल में कल एक बातचीत में, कि हमने 38 मिलियन लोगों की जान ली। हाल के सालों में हमने मिडिल ईस्ट में जितनी तबाही मचाई है वह हैरान करने वाली है। ये यानी कितना बड़ा युद्ध अपराध अमेरिका ने पिछले 20-25 वर्षों में किया है, ये वहाँ के अमेरिका के ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं वहाँ के इंटरनेशनल मामलों के जानकार, वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यूएस की विदेश नीति, जिसमें युद्ध और आर्थिक पाबंदियाँ शामिल हैं, इसने पूरे मिडिल ईस्ट और उससे आगे बड़े पैमाने पर दुख तकलीफें पैदा की हैं। लाखों मौतों से पाबंदियों को जोड़ने वाली एक स्ट्रेटजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कामों में यूनाइटेड स्टेट्स को नैतिक रूप से नेक ग्लोबल ताकत के तौर पर देखना मुश्किल हो जाता है। ये अमेरिका के अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं कि आप कितना बड़ा युद्ध अपराध लगातार करते आ रहे हैं, और अति जो है वो ट्रंप ने कर दिया। बिल्कुल, और ये जिस तरह से स्कूल पर हमला हुआ है, ये वहाँ के लिए बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है, क्योंकि इस तरह के हमले की इजाज़त अमेरिका के आम लोग नहीं दे सकते हैं अपने देश की सरकार को। और ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये अमेरिका ने किया है, क्योंकि वहाँ पर CIA के पूर्व डायरेक्टर ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से हमला हुआ है, जिस मिसाइल से हमला हुआ है, तो वो साबित होता है कि अमेरिका ने ही किया है। और अगर ये साबित हो गया तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी, पद तो ठीक है, उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, लेकिन जब उससे हटेंगे तब भी उनके लिए कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, ये समझ में आ रहा है। और इधर तमाम सीनेटर्स जो हैं लगातार उनके खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। सीनेटर्स हैं, उनके विपक्षी हैं, वहाँ उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, और वहाँ के जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो ज़रूरत नहीं थी इस लड़ाई में कूदने की, और दूसरी बात ये कि जब कूदे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है अमेरिका को, और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। जो यानी जो मकसद लेकर लड़ाई में कूदे थे वो भी नहीं, उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और मकसद आप उसको बता नहीं रहे। पहले तो आप कहते हैं रिजीम चेंज करना है, वहाँ रिजीम चेंज करना है, जनता को आज़ादी दिलानी है, आज़ादी दिलानी है, और तुम तैयार रहो हमारे मदद करने के लिए। अब नहीं कह रहे कि तुम तैयार रहो हमारे मदद करने के लिए, पिट रहे जबरदस्त। रजा पहलवी भी जब हमला हुआ तो तुरंत तैयार हो गए कि अब जाएं हम शपथ ले वहां, लेकिन अब उनके भी बयान अब नहीं आ रहे हैं। और समीर जी, इधर रॉयटर्स जो है, जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने 3 अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरानी नेतृत्व एकजुट बना हुआ है और निकट भविष्य में उसके पतन का कोई खतरा नहीं है। खतरा जो है वो किसके लिए पैदा हो गया? खतरा पैदा हो गया है अब इजराइल के लिए, और इजराइल के लिए खतरा इतना ज़्यादा पैदा हो गया है समीर जी कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि इजरायली जनता जो हर रात शेल्टर में बिताती है, वह अब खुलेआम कह रही है कि होलोकॉस्ट के बाद उन पर आई सबसे बड़ी मुसीबत नेतन्याहू है। ये कौन कह रहे हैं? जो नाटो के सदस्य हैं एर्दोगन, वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी मुसीबत नेतन्याहू है। और फिर उन्होंने एक और चीज़ स्पष्ट कर दी कि जो कहा जा रहा था कि जब वो सुन्नी और शिया ईरान से लड़ जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा कोई सुन्नी या शिया धर्म नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वह है इस्लाम।
तो ये समीर जी ये वो मुसीबत तो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से खामेनेई को मारा गया है, उसने न केवल ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया बल्कि पूरे दुनिया में खास तौर पर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको एकजुट कर दिया। और अब ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ एक तरीके से देखी जा रही है। और वही बयान अब ये एर्दोआन का ही आता है, वो सीधे सीधे अब ये कह रहे हैं कि ये शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं है। हाँ, एर्दोगन यही कह रहे हैं। और जो इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति हैं नतफली बेनेट या क्या, उन्होंने कल एक जो इंटरव्यू दिया समीर जी, बड़ा खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि अब ईरान के बाद अगला खतरा जो है वो तुर्की है जी। और अब तुर्की से लड़ाई जो है वो शुरू होगी। तो यानी एक नया मोर्चा खुलने की बात वो कह रहे हैं। इसका मतलब कि नेतन्याहू जेल जाने वाले हैं ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ जो उनका रक्षा मंत्रालय का जो विभाग है, क्षमा मंत्रालय जो कहलाता है, जो करता है, उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। और सुप्रीम कोर्ट वैसे ही उनके खिलाफ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ है। और जो उसने विभाग ने रिपोर्ट सौंपी है, उसने कहा है कि इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। क्षमा तभी मांगी जा सकती है, इनको तभी किया जा सकता है कि जब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया होता, और तभी क्षमा मांगते। चूंकि इन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है, इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं और इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, तो इनको स्वीकार करना चाहिए था, तो इसलिए इनको माफ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समीर जी कि इनको सजा होगी ही होगी। तो अब वहां इसका मतलब रिजीम चेंज की बात जो है वो इजराइल में शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच पेंटागन जो है, जो रक्षा देखता है अमेरिका का, उसने वहां की संसद को बताया है कि ईरान युद्ध के पहले 6 दिनों में $11.3 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए और ऑपरेशनल खर्च का हिसाब लगाने पर कुल खर्च बढ़ने की उम्मीद है। मतलब ये तो वो है कि जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, यानी $2 रोज का जो है वो खर्च हो रहा है, और ऑपरेशनल खर्च का अलग है, वो $2 बिलियन। $2 बिलियन। हाँ, तो ऑपरेशनल खर्च अगर जोड़ लिया जाएगा तो कितना ज्यादा होगा। इस तरीके से कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, और उन्होंने उनके हम लोग सुनेंगे भी समीर जी, हाँ। और जो अंग्रेजी में वो बोल रहे हैं उनको सुनते हुए फिर आप बताइएगा हिंदी में उन्होंने कहा क्या है। जी बिल्कुल, ये कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और इस तरीके से वहाँ अमेरिका में तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीनेटर हैं, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके बयान इस तरीके से आ रहे हैं। यानी जो कहा जाए कि सीधे इस लड़ाई के लिए और इस लड़ाई में अमेरिका को झोंकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। What's the end game here? We've seen gas prices spike because of his decision, cause and effect by 69 cents here in the state of California, 60 cents plus overall on average across the United States of America. We've seen markets roiling. We've seen no real end game in sight as it relates to the Strait of Hormuz. We saw today oil prices now going back in that $90 barrel range, and more concern about the extended range of the Iranian attacks, not just in the Middle East, but to your point in question about the prospects that we could see things happen here. तो ये किस तरीके से इस लड़ाई के लिए ट्रंप को जिम्मेदार, ये कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम है, कह रहे हैं कि ईरान के साथ ट्रंप की लड़ाई का कोई असली अंत नहीं दिख रहा है। मार्केट में उथल पुथल मची हुई है और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिकी लोगों को ये कैसे समझा सकते हैं, वो कहाँ समझा पा रहे हैं। अमेरिका के लोग तो यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई में क्यों कूदे हम, क्या जरूरत थी, किसके दबाव में हम कूद गए। अब कह रहे हैं कि हम अपने 3 सलाहकारों की वजह से कूदे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान से हमले की आशंका थी, खतरा था, कभी कहते हैं कि वो हम वहां पर रजीम चेंज करना चाहते हैं। कोई एक बयान ट्रंप का खुद ही नहीं आ रहा है, और दूसरी ओर उनके जो सलाहकार हैं उन पर वो डाल रहे हैं कि हमने इनकी सलाह पर ये लड़ाई छेड़ी है। हाँ, अब उनके ऊपर डाल रहे हैं, दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, मतलब वो शिफ्ट करना चाहते हैं गोल पोस्ट, कि अब जो है अब तो जो पहले लक्ष्य था वो लक्ष्य ही जो कर दिया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि हमने सोचा था कि अब जो है 2-3 दिन में हो जाएगा, और हमने उनकी मिलिट्री नष्ट कर दी है, उनके सारे जहाज हमने डुबो दिए हैं, सब कुछ खत्म कर दिया, बस अब हम जीत चुके हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज और अमलेंदु जी, कल का एक जो हमने कहीं देख रहे थे इंटरव्यू उनका, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के 54 जहाजों को खत्म कर दिया। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने कहा 58 जहाजों को खत्म कर दिया है। अब ईरान के 58 जहाज, अभी तक ये रिपोर्ट कहीं नहीं आई है, ना तो ईरान के हवाले से आई, ना अमेरिका के हवाले से आई, ना इजराइल के हवाले से। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जहाज की जानकारी केवल आप ही को है या किसी और को भी है? हाँ, ये पत्रकारों ने पूछा भी कि भाई ये जो जहाज है इसकी जानकारी सिर्फ आपको है और आपके अलावा और किसको है ये जानकारी? तो उनका कि नहीं, अब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो
तो ये इस तरीके का उन्होंने जवाब समीर जी दे दिया। लेकिन इसी तरीके से अच्छा इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अभी यहाँ चलाया गया कि साहब वो हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनसे बात कर ली है और भारत के जो तेल टैंकर हैं वो वहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलेंगे। लेकिन अब एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसने ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि ऐसा कोई छूट किसी को नहीं दी गई है कि कोई भी वहां से निकलेगा। बिल्कुल, तो ईरान ने कहा है कि हम तो एक बूंद तेल वहां से पास नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर उसने कहा है कि एक भी बूंद हम वहां से पास नहीं होने देंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और एक कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी समीर जी, कैप्टन मार्क केली हैं जो नेवी कॉम्बैट वेटरन हैं और रिटायर्ड नाटा के एस्ट्रोनॉट हैं और एरोजेना जैसे बड़ा राज्य जो है उसके सीनेटर हैं। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और जो आप बच्चों के स्कूल की आप बात कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा हमला जो है वो ट्रंप के ऊपर बोला है। तो पहले हम लोग सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, फिर आप उसकी हिंदी। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मार्क केली और उस हमले को लेकर जो ईरान पर स्कूल पर किया गया था जिसमें 168 बच्चों की जान चली गई थी। सुनते हैं मार्क केली को। Hey folks, at the beginning of this war with Iran, there was a girls' school that was hit with a Tomahawk missile. The President said a couple days ago that that Tomahawk missile could have been from the Iranians. Not true. He should know better. It's actually a lie. There are some other countries that have Tomahawk missiles, but it's not the Iranians. And this is a tragic and horrific thing that happened. And it's likely a mistake made by, folks in our military, either a intelligence or targeting mistake. There needs to be an investigation, and we're going to, figure it out because we have to make sure that this does not happen again. It can't be. तो ये मार्क केली है, ये नेवी के बहुत वेटरन रिटायर्ड नासा के एस्ट्रोनॉट भी रहे हैं, एरिजोना के वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेटर भी है एरिजोना से। कह रहे हैं कि ईरानी गर्ल्स स्कूल के साथ जो हुआ वो दुखद और भयानक था और ये साफ हो गया है कि ये एक अमेरिकन स्ट्राइक थी। प्रेसिडेंट का ये दावा, प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि ये ईरान हो सकता है हमेशा झूठ था। इसकी पूरी और ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि ये ईरान ने ही वहां पर हमले किए। अब वहां के जो CIA के पूर्व डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जिस मिसाइल से हमला हुआ है ये केवल अमेरिका के ही पास है, तो ये अमेरिका का ही हमला हो सकता है। इसी पर जब उनसे सवाल पूछा गया ट्रंप से तो बोले कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ट्रंप ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये उन्होंने कहा। और समीर जी ये साफ तौर पर समझा सकता है कि किस तरीके से अब ट्रंप जो है वो अपनी अंदरूनी राजनीति में भी गिरते चले जा रहे हैं, उनका समर्थन जो है वो कम होता चला जा रहा है। इधर क्रिस मर्फी हैं सीनेटर, समीर जी कल भी हम लोगों ने उनके बातचीत सुनी थी, उन्होंने भी जो है ये लेकर कहा है और उन्होंने इसको युद्ध को अपने आप में पागलपन करार दिया है। क्रिस मर्फी ने, उनको भी हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर हम लोग आप बताइएगा हिंदी में कि उन्होंने क्या कहा। क्रिस मर्फी है, ये भी सीनेटर है, क्या कह रहे हैं इस लड़ाई को लेकर। और ये जितने भी लोग है ये सभी इस लड़ाई के लिए केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं, यानी इस पूरे मामले में। और अब ये भी खबरें लगातार आ रही हैं कि वहां की सेना और वहां के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, यहां तक कि ट्रंप के सलाहकार भी, वो कई मामलों में ट्रंप से सहमत नहीं है। बहुत सारी नई बातें पता लग रही हैं, यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले में इसराइल का साथ देने के लिए बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। क्रिस मर्फी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। They are not telling the truth about this girls' school that was hit on the first day. They are not telling the truth about the aims of the war. And as we learn more in our closed-door briefings, we learn how unbelievably unprepared they were for the fallout. It's bad enough that they're not telling the truth about why we are at war. It is incomprehensible that they did not do the basic planning to manage the fallout. They have no plan to open up the Strait of Hormuz. A totally foreseeable result. तो ये है क्रिस मर्फी, सीनेटर है
कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध अपने आप में पागलपन है, लेकिन ये बहुत बड़ी नाकाबिलियत है। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने का कोई प्लान नहीं बनाया। अब ईरान माइंस बिछा रहा है। दुनिया भर में तेल शिपिंग रुक गई है, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी उसके बहुत करीब हैं। तो ये इस सारी चीजें, ये बात तो सीनेट में कह रहे हैं। किस तरीके से ट्रंप पर हमला बोल रहे हैं वहां के तमाम सीनेटर यानी सांसद। बिल्कुल समीर जी, वहाँ के तमाम सांसद खुलकर बोल रहे हैं, सीनेट में बोल रहे हैं, अलग से भी वक्तव्य जारी कर रहे हैं और पेट्रोल पंप वगैरह पर जाकर वहाँ के हालात दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं, किस तरीके से दाम कितने बढ़ गए। दाम जो है वहाँ दोगुने हो गए गैस के और पेट्रोल के। तो ये वहाँ साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी, और इसका कोई रास्ता जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल। तो रास्ता क्या है इसका, कोई निकल कर नहीं आ रहा है। और चूंकि कोशिश कर रहा है अमेरिका और इसराइल भी कि ये युद्ध अब रुक जाए, क्योंकि अब इनकी क्षमता जवाब देने लगी है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो लड़ाई को लंबी खींचेगा और लड़ाई ईरान ने नहीं शुरू की है, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा। और अगर खत्म होगी भी, यानी युद्ध विराम भी होगा, तो फिर ईरान की शर्तों पर होगा। जो शर्तें भी रखी हैं वो बहुत मुश्किल है कि अमेरिका और इजराइल उसको मान पाए, क्योंकि उसने एक तो लिखित में आश्वासन मांगा है कि दोबारा कभी इस तरह की हरकत नहीं होगी, इस तरह से हमला नहीं होगा, और साथ ही इस लड़ाई में जितना नुकसान हुआ है ईरान को उसकी भरपाई करे। तो कहाँ ये मान पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और उधर ट्रंप पर दबाव जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, खाड़ी के देशों का भी जो उसके सहयोगी देश हैं, और दूसरी ओर वहां पर जो घरेलू राजनीति है वो भी ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, घरेलू राजनीति ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रही है, और एक तरह से देखा जाए कि वो बिल्कुल जो है मतलब घिरे हुए हैं ट्रंप वहाँ, और उनसे लगातार सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और सवाल लेते हैं, ये एक अच्छी बात ही। एक दिन कोई जवाब दे, दूसरे दिन कोई जवाब दे, नहीं, सुबह कुछ दे, शाम को कुछ दे, एक ही सवाल का एक पत्रकार को कुछ जवाब दे, दूसरे को कुछ दे, वो अलग मसला है, लेकिन जवाब देते हैं और सवाल भी लेते हैं और जवाब भी। हाँ, ये अच्छी बात है, वो करते हैं। यहाँ की तरीके से मौनी बाबा नहीं है वो। लेकिन इधर उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है समीर जी, ट्रंप साहब ने, और ट्रंप साहब ने कह दिया है बिल्कुल कि अब हमने जो है ईरान की मिलिट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया है, मुश्किल देश कर दिया, उनकी फोर्स चली गई और 3 घंटे में हमने इसको खत्म कर दिया। उनके पास रडार नहीं है और एंटी एयरक्राफ्ट की इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। ये घोषणा ट्रंप साहब ने कर दी, तो हम लोग सुन भी सकते हैं ट्रंप साहब घोषणा कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने ताजा बयान में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, पत्रकारों से बातचीत वो रोज करते हैं और उसमें सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब क्या आते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ट्रंप, किस तरीके से ईरान को लेकर ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है, जो वो उसके बारे में बता रहे हैं। Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. Nobody's ever seen anything like what you're witnessing now, and that can include the original killing of Soleimani and al-Baghdadi, 2 of the worst killers in the world that I did. As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. तो ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को कितना हमने नुकसान पहुंचाया है, यानी, और ये भी कह रहे हैं कि हमने तो 1 घंटे में ही उसको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन नुकसान अभी तक किसका हो रहा है वो सब साफ दिखाई पड़ रहा है। कहना था उनका कि पिछले 11 दिनों में हमारी मिलिट्री ने ईरान को लगभग खत्म कर दिया है। मुश्किल देश, उनकी एयरफोर्स चली गई, इसमें करीब 3 घंटे लगे, उनके पास अब रडार नहीं है,
उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी मिसाइलें 90% कम हो गई हैं, उनके ड्रोन 85% कम हो गए हैं। हम उन फैक्ट्रियों को उड़ा रहे हैं जहां वे बनती हैं, लेफ्ट और राइट, जैसा आप अभी देख रहे हैं वैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। इसमें दुनिया के 2 सबसे बुरे किलर सुलेमानी और अल बगदादी को मारना भी शामिल है, जिन्हें मैंने मारा था। साथ ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी, जहां हमने ईरान की न्यूक्लियर ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है। मिडनाइट हैमर के बाद हम चले गए, हमें लगा कि कुछ समय के लिए उनका अंत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। इसीलिए हमें इसे खत्म करना है। हम हर 2 साल में वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन ये सारे दावे केवल ट्रंप ही कर रहे हैं, न तो उनके देश के तमाम दूसरे सेना के अध्यक्ष हैं, या फिर सेना के अधिकारी हैं, या फिर विपक्षी दल हैं, या फिर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार यही बता रहे हैं कि इस जो लड़ाई है इसमें नुकसान अमेरिका का हुआ है। बिल्कुल अमेरिका का नुकसान हुआ है। और लगातार जो है हम लोगों ने कई लोगों की तो बाइट सुनवाई, समझिए जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी सुनवाई है, बाइट्स जो वहाँ के सांसद हैं उनकी बाइट सुनवाई है। सबका कहना यही है कि इसका नुकसान जो है वो सीधे सीधे अमेरिका को हो रहा है। और कहा जा रहा है कि भाई हमें अपने बच्चों को नहीं चाहिए इस तरीके से कि हम जो है जंग में भेजें। और एक ने तो साफ तौर पे कहा कि मतलब क्या आप क्या ये चाहते हैं कि हमारी जो तीसरी पीढ़ी आने वाली है वो भी इस युद्ध में उलझी रहे? आपने ईरान ने ले आकर इस तरीके से फंसा दिया है। तो यहाँ से निकलने का रास्ता जो ट्रंप को नहीं सूझ रहा है समीर जी। मुश्किल जो ट्रंप के सामने ये होती चली जा रही है। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और आज फिर जो है ये चर्चा हो रही है। ईरानी प्रोफेसर हैं फवाद इजादी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य जो है तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान को यूएस और इजरायली हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिल जाता। ये साफ तौर पर यानी अब ये इस पर सहमति ईरान के अंदर बन गई है कि ये मुआवजा तो ट्रंप साहब आपको देना पड़ेगा, अब आप देंगे इधर। अब जब ये मुआवजा देना पड़ेगा समीर जी, वरना इजराइल बीमार होती रहेगी, आपके बेस तबाह किए जाते रहेंगे, तो आप वैसे अमेरिका में पिटेंगे। और 2 मिलियन डॉलर का आप रोज खर्च कर रहे हैं, ऑपरेशनल खर्च उसमें अलग है, तो यानी ये 5 बिलियन डॉलर के आसपास आपका रोज खर्च है। तो आप कितने बिलियन डॉलर का आपको मुआवजा देना पड़ेगा और मुकदमे चलेंगे आपके ऊपर वो अलग से। ये सारी चीजें तो ये साफ तौर पर आ रहा है। इधर जो खतम अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर है उसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट हर समय साफ तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। हम ईरान के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद रेजिस्टेंस फोर्स की हिम्मत वाले और असरदार ऑपरेशन की तारीफ करते हैं। और ये भी कहा कि कल रात टेररिस्ट अमेरिकन आर्मी और बेरहम जायोनी शासन ने मिलिट्री मकसद पूरे करने में फेल होने के बाद देश के बैंक को टारगेट किया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अमेरिकियों को हमारे बदले में और दर्दनाक जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को बैंकों के 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहना चाहिए, यानी जो दूसरे खाड़ी देश हैं उनके और इजराइल के लोगों को बैंकों से 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहना चाहिए। युद्ध के इस गैरकानूनी और अलग काम से दुश्मन ने हमें इलाके में यूनाइटेड स्टेट्स और जायोनी शासन के इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को टारगेट करने के लिए खुला छोड़ दिया है। ये खतम अल अनबिया के सेंटर हेडक्वार्टर के स्पोक पर्सन उन्होंने साफ तौर पर कहा। डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक एक्स पर लिखा और उन्होंने लिखा कि ईरान के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है। इस बार मेरे देश के सबसे पुराने बैंक की एक ब्रांच पर बमबारी की गई, जबकि वह कर्मचारियों से भरी हुई थी। ये पक्का करने के लिए मेहनत कर रहे थे कि हमारे नए साल से पहले ईरानियों के पास खाने के लिए कुछ हो। हमारी ताकत आर्म्ड फोर्स इस जुर्म का बदला ज़रूर लेंगी। ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और इसी के बाद जो है वो तमाम जो अमेरिकी मीडिया है वो खबरें चला रहा है कि साहब वो अब गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का ये सेंटर्स जो हैं अमेजन के, ये सब जो है वो ईरान पे हमले करेगा। वो करेगा नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने एक बात साफ तौर पे कह दी है कि आपने चूंकि हमारे उस पर हमला किया बैंक पर, तो आपके जो बैंकिंग संस्थान हैं उन पर हम हमला करेंगे और वहाँ के नागरिक जो है 1 किलोमीटर दूर रहें। जी बिल्कुल। और किस तरह से बैंक, और लिखा भी है कि वो वहाँ पर कर्मचारियों से भरा हुआ था, वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। यानी किस तरीके से ये जो नागरिक ठिकाने हैं वहाँ पर हमला हो रहा है। बैंक में कोई डिफेंस का कोई इक्विपमेंट तो था नहीं, ना ही उसका कोई दफ्तर था। तो बैंकों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से ईरान पर। अब इसको लेकर अमेरिका में तो सवाल उठ ही रहे हैं। इजराइल में तो बहुत सारी तस्वीरें निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वहाँ के अखबार भी, वहाँ के
टीवी चैनल भी या वहां जो तमाम विदेशी पत्रकार हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ रही हैं। हालांकि वो सेंसर रिपोर्ट्स ही हैं, लेकिन फिर भी आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पहले जितना सेंसर किया गया अब वो नहीं हो पा रहा है। इससे भी ये साबित होता है अमलेंदु जी कि वहां पर जो टॉप लीडरशिप है वो इसका मतलब इजराइल में नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप इजराइल में नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। और नेतन्याहू साहब भी जो है वो सामने आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं और वहाँ से खबरों को सेंसर किया जा रहा है। अमेरिका ने खुद मान लिया है कि उसके 140 जवान जो है वो घायल हैं, साथ की उसने जान जाने को स्वीकार कर लिया है, नाम नहीं खोल रहा है 140 कौन से जवान उसके घायल हैं। जबकि ईरान का दावा है साफ तौर पर कि 680 जो हैं जवान अमेरिका के वो हताहत हुए हैं। ये साफ तौर पर उनका कहना है कि ये एक हफ्ते के बाद स्वीकार करेंगे नाम कि कितने इनके हुए, चूंकि अभी स्वीकार कर लेंगे तो अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से उत्पात शुरू हो जाएगा। ये साफ तौर पर समझा आता है। लेकिन इस बीच ईरान ने जो है वो साफ चेतावनी दी है कि उसकी सुविधाओं पर हमला हुआ तो इलाके के पोर्ट टारगेट बन सकते हैं और इसीलिए उसने इराक के पोर्ट पर एक हमला किया। ईरान के सीनियर मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने चेतावनी दी कि अगर ईरानी पोर्ट सुविधाओं पर हमला होता है तो इलाके के पोर्ट लेजिटिमेट टारगेट बन सकते हैं। यह यूएस मिलिट्री की उस सलाह के तुरंत बाद आया उनका बयान, जिसमें उसने ईरान में आम लोगों को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास उन सभी पोर्ट सुविधाओं से बचने की सलाह दी जहां ईरानी नेवी ऑपरेट कर रही है। स्पोक्स पर्सन ने साफ कहा कि अगर यूएस और इजराइल ईरान के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं तो वह जवाब देगा। ये साफ तौर पर और ये जो एक महत्वपूर्ण बात है जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जो बात कही है, उनका ट्वीट भी हम लोग देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बातचीत अगर होगी तो हमारी शर्तों पर, और उनकी शर्तें क्या है उसको देखते हैं। वो उन्होंने लिखा है और ये वो शर्तें हैं जो अमेरिका और इजराइल अगर उनको पूरा करते हैं तो उनका दम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हर जाने की भी बात की है कि जितना हमें युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आपको, उसका कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आपने शुरू किया है, यानी इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है। पेजेश्कियन का ट्वीट देखते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये है उनका मसूद पेजेश्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, लिख रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के लेजिटिमेट अधिकारों को मान्यता देना और भविष्य के हमले के खिलाफ गारंटी देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात की है और ईरान की ज़ायोनी शासन और अमेरिका ने शुरू किया था, इस लड़ाई को शुरू किया था, और इस प्रस्ताव में उन्होंने ईरान के अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और आगे के हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल भरोसा देना शामिल होना चाहिए। यानी कि आप हर्जाना भी देंगे और हमारे अधिकारों को मान्यता देंगे, प्रतिबंध और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये कि आगे से कोई हमला भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखित में गारंटी में देनी होंगी। और ये बात उन्होंने चूँकि कई सोर्सेस से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को तैयार किया जाए, कभी पुतिन को, कभी वो पाकिस्तान के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। तो ये अब बात सामने आ गई है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार तभी होगा जब उसकी शर्तें ये मानी जाएंगी, और मुख्य रूप से ये 3 शर्तें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 शर्तें मानी जाएंगी तभी कोई युद्ध खत्म करने की बात होगी, वरना युद्ध जारी रहेगा। और ये ऐसी शर्तें हैं समीर जी कि इसमें ट्रंप साहब बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और फंसे हुए तो वो अपने देश में हैं ही। ये साफ तौर पर समझा सकता है कि वो अपने देश में फंसे हुए हैं और लगातार उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, और ईरान जो है वो लगातार जो है वो हमले भी कर रहा है और धमकियां भी साफ तौर पर दे रहा है कि खबरदार जंग जारी रहेगी, कोई सीज फायर नहीं, रोकेंगे तो हम ही रोकेंगे। और वहाँ किस तरीके से घिर रहे हैं, जो कहा जा सकता है कि ट्रंप साहब जो हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। और अच्छा, एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से वो आदेश दे रहे हैं कि अब रूस से लोग तेल खरीद सकते हैं, इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि ये आप अपनी मर्जी से हर फैसला कैसे ले सकते हैं। हाँ, इसको चूंकि ये फैसला तो नाटो ने मिलकर लिया था, सैंक्शन तो रूस के खिलाफ सैंक्शन तो नाटो ने मिलकर लगाए थे, और उधर जो है वो यूक्रेन युद्ध के बाद लगाए थे ये, और पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ ईरान के साथ युद्ध में आप जो है पुतिन से बात भी कर ले रहे हैं और नाटो को बीच में छोड़ भी दे रहे हैं। तो ये अंदरूनी लड़ाई जो है, तेल भी बिकवा दे रहे हैं, रूस का तेल भी बिकवा दे रहे हैं और महंगे दाम पे बिकवा दे रहे हैं, मतलब जो आपने सैंक्शन लगवाए थे उससे ज्यादा आपने उसको पैदा करवा दिया।
तो ये इसको लेकर भी जो काफ़ी जो है वहाँ उनके सामने संकट आ रहा है। सीनेटर क्रिस कून्स हैं समीर जी, और उन्होंने भी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, इसको लेकर ट्रंप पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं। उनको हम लोग सुन भी सकते हैं चाहे तो, और जो उन्होंने कहा है कि वो आप हिंदी बिल्कुल, तो ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं। क्रिस कून्स ये भी सीनेटर हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा है कि इस लड़ाई से अमेरिका को क्या भुगतना पड़ रहा है, जो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वजह से शुरू की है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। I am getting lots of calls from Delawareans concerned about the war in Iran. And I've attended several classified briefings, including one yesterday with senior leaders from the Pentagon. And I'm sorry to share this with you, but even in private, the folks responsible for carrying out this war don't have clear answers to basic questions about the scope, the cost, the duration. The costs of this war are already too high. We've lost 7 American service members who've died in service in the Middle East. Because of the Strait of Hormuz, the price of gas is spiking. There's chaos in the stock market, and our president still can't give a straight answer about how long this will last, what the core goals are, and what the cost will be to the American people. That's why I'm calling for public hearings here in Congress. तो ये सीनेटर हैं और कह रहे हैं कि क्या कुछ क्रिस कून्स इनका नाम है, अमेरिकी बता रहे हैं कि अमेरिकी सर्विस मेंबर मर चुके हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, फिर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान में अपनी पसंद के युद्ध के बारे में बेसिक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। अमेरिकी लोग सच के हकदार हैं, यानी वो इस सवाल का जवाब जानने के हकदार हैं कि ये युद्ध क्यों किया गया है, क्यों छेड़ा गया है, क्यों ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को उतारा गया है। बिल्कुल समीर जी, और लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये युद्ध हमारा था ही नहीं, आपने अमेरिका को ले आके क्यों फंसा दिया। और लगातार अब तो ये मतलब अभी तक तो ये था कि भाई चलो ट्रंप पे सवाल उठाते, अब तो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई पिछले 25 सालों में जो अमेरिका ने किया वो उन गुनाहों की भी अब बात होने लगी कि भाई आपने क्या क्या झूठे बातें की। और इसकी शुरुआत जो थी समीर जी, वो पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा कि तुमने इराक में ले आकर हमको फंसा दिया था झूठ बोलकर, और यही बात कीर स्टारमर ने कही कि हम अब इस तरीके के आपके इन गलत बातों में हम शामिल नहीं होंगे, आपकी इन गलत बातों में, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो ये यानी एक तरीके से ये समझा जा सकता है समीर जी कि अब मतलब अमेरिका की जो मध्य पूर्व को लेकर नीति रही है उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा मुखर हो रही हैं। ट्रंप साहब अपनी नीतियों को लेकर तो घिरे ही हुए हैं, इसके साथ साथ रिपब्लिकन्स की और जो नीतियां हैं, उससे पहले जो इनके युद्ध अपराध हैं उनको लेकर अब एक बड़ा गुस्सा अमेरिका में देखा जा रहा है। जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी वहाँ लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि यहाँ कई मोर्चों पर नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को। एक तो युद्ध में तमाम जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो झोंके जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 दिन यानी हर दिन करीब $3 बिलियन का खर्च आ रहा है अमेरिका पर, ये बोझ पड़ रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी ओर यहाँ पर तेल की वजह से कीमतें तेल की बढ़ी हैं, उसका भी असर पड़ रहा है। और यही नहीं, तमाम जो व्यापार हैं और चीज़ों पर भी असर पड़ रहा है। तो ये इन सब के लिए बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नेतान्याहू के कहने पर इस युद्ध में शामिल हुए। उधर नेतान्याहू और ट्रंप के बीच भी हालांकि पिछले 3-4 दिनों से तो कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन इसके पहले ये खबरें भी आई थी कि इन दोनों के बीच भी जबरदस्त तकरार हो रही है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप ने कहा वहां के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से कि भाई आप इनको माफ कर दीजिए, और इसहाक हर्जोग ने साफ तौर पे कहा कि हम माफ नहीं कर सकते हैं, और ये पहले जो है ईरान में इसके इजराइल के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। इनको ऐसे माफ नहीं किया सकता, अदालत अपना काम करेगी, ये सीधे सीधे कह दिया उन्होंने ट्रंप को। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए, और धीरे धीरे जिस तरीके से अब सवाल उठने लगे कि भाई ट्रंप को किस तरीके से इजराइल ने ब्लैकमेल कर दिया, और ये भी सवाल उठने लगे कि वो जो एपस्टीन फाइल्स हैं वो इजराइल के पास हैं, और उसी के जरिए वो नेतन्याहू जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप को। ये वहाँ के सीनेटर्स जो हैं तमाम कहने लगे इस बात को लेकर, ये अमेरिका के से अंदर ही आवाज़ें आने लगी। तो इसके बाद जो है इसको लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन समीर जी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है,
और बड़ी खबर ये आ रही है, ये भारत की खबर है, भारत की इसमें आ गई तो बता दें। नासिक की एक क्रिमिनल कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि केस को बंद कर दिया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और ये शिकायत जो है नासिक के निर्भया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र भट्टाचार्य ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 15 और 16 जून 2022 को हिंगोली और अकोले में रैलियों में राहुल गांधी की टिप्पणियां मानहानि करने वाली और बेइज्जत करने वाली थी। भट्टाचार्य की याचिका के आधार पर इंडियन पेनल कोड की धारा 449 मानहानि और 504 जानबूझकर बेइज्जती के तहत मामला दर्ज किया गया और नासिक की कोर्ट ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। बाद में राहुल गांधी को बेल दे दी गई और वर्चुअली कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत दी गई, जिस दौरान उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया था। और कोर्ट ने सितंबर 2024 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के सेक्शन 202 के तहत जांच का आदेश भी दिया था। पुलिस ने के रिपोर्ट जमा करने के बाद शिकायत करने वाले ने केस वापस लेने की अर्जी दी। इसके बाद ट्रायल जज ने मानहानि की कार्रवाई बंद कर दी। तो ये इस समय की एक बड़ी खबर भारत तो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश भर की तमाम अदालतों में कहीं मानहानि का, कहीं किसी का इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। वो धीरे धीरे खारिज हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक मुकदमे आते रहते हैं। हालांकि एक मुकदमे में, मानहानि के ही मुकदमे में, उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है और जिन्होंने मुकदमा दायर किया था उनको इनाम इतना मिला कि उनको गुजरात की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। हाँ, मतलब राहुल गांधी को गाली दो और इनाम पाओ। अब इसीलिए लोकसभा में भी कुछ जो है 4 बार के सांसद जो हैं वो राहुल गांधी को गालियाँ देते थे कि मंत्री बना दिया है, मंत्री बना दिया जाए, लेकिन मोदी जी उन्हें मंत्री बना ही नहीं रहे। लेकिन ये बहुत अन्याय है समीर जी कि भाई जब लगातार गाली दे रहे हैं फिर भी आप जो है उनको नहीं आप जो है बना रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो ये समीर जी देखा जा सकता है फिर भी। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खबर थी, ये दी गई। लेकिन इधर ईरान को लेकर, ईरान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल इस युद्ध में उतरे हैं, उन्होंने हमला किया है। अब हमले का जवाब जिस तरह से ईरान दे रहा है, वो जवाब उनको काफ़ी भारी पड़ता दिख रहा है। यहाँ तबाही मची हुई है इसराइल में, और दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकाने जो गल्फ कंट्रीज़ में हैं वो तबाह हो रहे हैं। और उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि इस हमले के लिए उन्होंने किसी दबाव में आकर पूरे अमेरिका को झोंक दिया है। और कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बीच जो बयान आ रहे हैं, वो बयान बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वो इस मनः स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध का दबाव और उसके अलावा इस दबाव के लिए जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उन सब का दबाव शायद वो नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि बयान अलग अलग तरीके से जो आ रहे हैं वो इसी तरह से दिख रहे हैं। बिल्कुल समझिए, अलग अलग तरीके के बयान जो हैं वो ये साफ जाहिर करते हैं कि अब ट्रंप साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी मना स्थिति ठीक मालूम नहीं पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। जिस तरीके से ईरान पिटाई कर रहा है अमेरिका की, और सारी हेकड़ी दादागिरी जो है वो उसने निकाल दी है। लेकिन समीर चलते चलते लगता है कि थोड़ी बात यहाँ की भी कर लेनी चाहिए, वो भी ज़्यादा ठीक रहेगा। एक तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि पीएम बोल रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर गैस सिलेंडर लेकर, लेकिन पीएम खुद पैनिक में है। तो हम लोग समीर जी राहुल गांधी को सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री खुद पैनिक हैं, यानी प्रधानमंत्री खुद घबराए हुए हैं, ये कहना है। मतलब चूंकि देश भर में तमाम जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, उसको रोका नहीं जा पा रहा है। और यहां पर कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सुनते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने। और इस गैस सिलेंडर को लेकर प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पैनिक होने की, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन लाइनें इस तरह से लगी हुई है जैसे नोटबंदी के टाइम पे लगी हुई थी। तो सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस बात पर लोग कितना भरोसा करें कि पैनिक ना हो। PM is saying that there is no need to panic. Right. But PM himself is panicked for completely different reasons. Right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। Thank you.
तो ये संसद परिसर में राहुल गांधी का ये बयान है और संसद